फ़लस्तीन और गाज़ा वाला ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, स्पेशली 7 अक्टूबर के बाद वाला, तो उसके बाद से बहुत सारे इसराइलीज़ इसराइल को छोड़ के चले गए हैं। सो यहाँ पे उनकी जो वीकनेस थी वो उनके अर्बन सेंटर्स थी। ईरान ने टारगेट तल अवीव को किया, उनके अर्बन सेंटर्स को किया, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू असेस द डैमेज। अभी डैमेज असेसमेंट होगी, पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है, पता चलेगा कि क्या टारगेट्स ईरान ने जो एस्टैब्लिश किए थे, क्या ईरान वो अचीव करने के लिए काम डीएस्केलेट करने पे मजबूर करे। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं ईरान के अटैक के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता जैसे अनफोल्ड होंगे तो मजीद इसके डायनामिक्स क्लैरिफाई होते चले जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा। अहमद हसन साहब, क्लैरिटी तो अभी बाद में आएगी बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन जैसे अब से पहले जब इसराइल की जानिब से हमला किया गया था ईरान के ऊपर, तो डिफेंस सिस्टम ईरान का अगर कंपेयर कर ले इसराइल के साथ तो डाउटफुल और क्वेश्चनेबल समझा जा रहा था। लेकिन अब जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है तो इसके बाद ईरान की रेपुटेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और जनरली टॉकिंग तो मिडिल ईस्ट के ऊपर, इसराइल के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है? देखिए, जो वॉर मशीन्स हैं या जो वेपन सिस्टम्स होते हैं वो उनकी कभी उनके अंदर हमेशा से स्पेस मौजूद होती है। आप उसको डॉज भी कर सकते हैं, आप उसके अराउंड मैन्यूवर भी कर सकते हैं, आप उसको जैम भी कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। सो आपको विल और विजडम के साथ अटैक को कैलिब्रेट करना होता है। तो ईरान ने जिस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन डोम जो है, उसको पहले भी वो ओवरवेल्म होता रहा है, पहले भी इस तरीके से होता था कि बहुत सस्ते मिसाइल्स जो है लॉन्च किए जाते थे सैकड़ों की तादाद में, और वो जो आयरन डोम होता था वो ओवरवेल्म हो जाता था। बात होती है विजडम की, क्लैरिटी की और विल की। तो आप अगर अटैक उसके साथ करते हैं तो जाहिर है फिर जो स्टील जो होता है या वेपन सिस्टम जो होता है वो एक हद तक मैटर करता है। वेपन सिस्टम के पीछे जो इंसान होता है वो ज्यादा मैटर करता है। मैन बिहाइंड स्टील मैटर्स द मोस्ट। सो ईरान ने इस वक्त जो रिटेलिएशन की है वो किस तरह की है, उनके जाहिर तो नजर आ रहा है, फॉक्स न्यूज भी रिपोर्ट कर रहे हैं, CNN भी कर रहे हैं, BBC भी कर रहे हैं, अल जजीरा भी कर रहे हैं कि इस वक्त वहां पे अर्बन सेंटर्स जो हैं इसराइल के वो हिट हुए हैं, इसराइल के अंदर पैनिक नजर आ रही है। लेकिन अभी जो डायनामिक्स हैं एग्जैक्टली वेपन सिस्टम्स को लेके किस तरीके से ईरान ने ब्रीच किया, जैसे इसराइल ने सुबह किया, वो तो सबके लिए वाजे हो गया ना कि उन्होंने अपने एसेट्स उनके ईरान के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने वहां से ड्रोन्स को रिलीज किया, उन्होंने उनके रडार सिस्टम्स को चोक करने की कोशिश की है। तो उसी तरह थोड़ी देर में जो ईरान के टैक्टिक्स थे वो भी मंजर आम पे आएंगे, तो फिर उसके ऊपर आसान होगा बात करना। अच्छा, इसमें जिस तरफ आप अभी इस गुफ्तगू को लेके गए अहमद साहब, एसेट्स को एंगेज किया इसराइल ने, और फिर वो ड्रोन ऑपरेशन, और फिर बड़ा प्रिसाइज टारगेटेड मूव था इसराइल का। इसमें ज़ाहिर है ईरान के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्टिव प्रॉक्सीज़ का उससे एक मसला है। हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे। दूसरी तरफ हमास की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ एक अपने उनके चैलेंजेस मौजूद हैं ऑन ग्राउंड। कंसिडरिंग द डिस्टेंस और फिर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वॉरशिप, यहाँ पर ईरान के लिए मामला चैलेंजिंग हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं, और फिर एडेड प्रेशर वेस्ट का, ख़ासतौर पर अमेरिका का न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर बैकफुट पे इसराइल जाता नजर आ रहा है, ईरान आपको जाता नजर आ रहा है, खासतौर पर इतवार के नेगोशिएशन टेबल पे। देखिए, ये डिपेंड कर रहा है, मैंने सुबह से ही बात कर रहा हूँ कि ईरान का जो रिस्पांस होना है, जो ईरान ने अब रिस्पांस दिया है, अभी क्लैरिटी नहीं है कि अभी ये पहला फेज है, इसके बाद और फेजेस आएंगे, क्या होगा। लेकिन जो रिटेलिएशन होती है उसका मकसद ये होता है कि आपने दुश्मन को डिटर करना होता है। आप ऑप्टिक्स के लिए रिटेलिएशन नहीं करते। तो अभी पता चलेगा कि ईरान ने किस हद तक डैमेज किया इसराइल को, और वो डैमेज डिसाइड करेगा कि ईरान